स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, तो इस चैप्टर के दोस्तों हम 2 और 4 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से हमारा 2 मार्क्स का जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा न्यायपालिका के अर्थ से संबंधित, यानी कि न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए न्यायपालिका जो है वो विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा है। इनकी जो न्यायपालिका है उसे आम लोगों ने, निजी संस्थाओं ने आपसी जो विवाद होते हैं, जो लफड़े होते हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने के पंच के रूप में देखा है। ठीक है, यह कानून के शासन की रक्षा, कौन, न्यायपालिका, यह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। यानी कि एक जो न्यायपालिका है वो कानून की रक्षा भी करता है और कानून कितना लागू होना चाहिए वो भी सुनिश्चित करता है। इसके लिए ये जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। इनकी न्यायपालिका को यदि स्वतंत्रता पूर्वक काम करना है तो उसे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होना होगा, उसके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है वो देश के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, और न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है, विवादों को सुलझाना। ठीक है, तो ये होता है न्यायपालिका का अर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 से 3 पॉइंट आपको न्यायपालिका के अर्थ के क्वेश्चन में लिख देने हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए। क्या है प्रश्न, न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 पॉइंट हैं कुल, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पॉइंट की। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए। पहला कि भारत में न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन है वो होता है जनहित याचिका, यानी कि सामाजिक व्यवहार याचिका। ठीक है, न्यायिक याचिका होती क्या है, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। इनकी न्यायिक सक्रियता के तहत क्या होता है कि किसी भी भारतीय अदालत में कोई भी फैसला लिया गया होता है तो उस पर लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई की जाती है। ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है। यानी जो न्यायिक सक्रियता है इसकी वजह से जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी लोकतांत्रिक बनी है। लोकतंत्र की जो जड़ें वो काफ़ी मजबूत हुई हैं और न्यायिक सक्रियता की वजह से ही कार्यपालिका उत्तरदायी बनने को बाध्य हुई है, यानी कि कार्यपालिका उत्तरदायी बनी है। ठीक है, तो ये था न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए उसके बारे में। आई होप न्यायिक सक्रियता क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोस्तों न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो न्यायालय होते हैं इनमें मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में इन सभी का योगदान होता है। ठीक है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा रही है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, उसके नियुक्ति के संदर्भ में ये परंपरा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किंतु भारत में इस परंपरा को कई बार तोड़ा भी गया। एक तो इंदिरा गांधी जी के समय पे तोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता एवं शक्ति संतुलन दोनों ही बने रहें। ठीक है, तो न्यायालय जो होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में
ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कौन कौन प्रभावित करते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसको नियुक्त करता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना का वर्णन कीजिए। पिरामिड रूपी संरचना का यानी कि कुछ इस तरह से न्यायपालिका की संरचना होती है, इसका हमें वर्णन करना है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो होता है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, फिर उच्च न्यायालय होती है उसके नीचे, फिर जिला न्यायालय, और फिर अधीनस्थ न्यायालय होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य। तो देखिए इसके जो फैसले होते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं, ये सभी अदालतों को मान्य होते हैं, ठीक है। और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों का पद से तबादला भी कर सकता है, बदल भी सकता है, नए भी ला सकता है, और एक से दूसरे न्यायालय में भी बदल सकता है, ठीक है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, यदि मामला गंभीर है, ठीक है, तो वो किसी भी उच्च न्यायालय का, जिला न्यायालय का जो मुकदमा है वो अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। और यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है, यानी कि किसी एक उच्च न्यायालय में मान लीजिए कि मुकदमा चल रहा है और वहाँ पे सुनवाई जो वो सही से नहीं हो पा रही है, अलोकतांत्रिक तरीके से वो सुनवाई कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो उस मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, ठीक है। वहीं देखिए बात करते हैं उच्च न्यायालय की। किसकी बात करेंगे अब हम, उच्च न्यायालय की। तो इसका देखिए सबसे पहले कार्य क्या होता है, ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है, यानी जो इससे निचली अदालतें होती हैं, ठीक है, उन पर जो अपील की जाती है उस पर ये सुनवाई करता है। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये रिट जारी करता है, ठीक है। और राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है, यानी कि राज्य के क्षेत्र अधिकार में जो मुकदमे आते हैं उनको ये निपटारा कर सकता है, उनके ऊपर अपना जो जवाब मतलब कि जो कार्यवाही है वो कर सकते हैं, अपना जो न्याय है वो सुना सकते हैं। और ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, यानी कि अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी इसके नीचे जो न्यायालय होते हैं उनका पर्यवेक्षण भी करता है और उन पर नियंत्रण भी रखता है, ठीक है। ये हुआ उच्च न्यायालय के बारे में। फिर आखिरी बचेगा जिला न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय तो दोस्तों बहुत छोटा सा है, इसलिए उसको नहीं बताया गया है आपकी बुक में, जिला न्यायालय को बताया गया है। तो देखिए जिला अदालत के क्या कार्य होते हैं कि जिले में जितने भी मुकदमे दायर होते हैं ये उनकी सुनवाई करता है और उन पर न्याय सुनाता है, ठीक है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है, यानी कि जिला अदालत से जो निचली अदालतें होती हैं, छोटी छोटी अदालतें, वहाँ पर जो अपील की जाती है, जो सुनवाई की जाती है, उस वहाँ पे अगर लगता है कि यार वो मुकदमे पे सुनवाई जो वो सही नहीं की है, तो जिला अदालत उसको अपने पास मंगवाता है और उसमें कार्यवाही करता है, ठीक है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देते हैं, यानी कि जिला अदालत से जो नीचे की अदालतें होती हैं उनमें अगर कोई गंभीर किस्म का आपराधिक मामला है तो उस पर जिला अदालत फैसले सुनाती है, ठीक है। अगर वो जिला जिला अदालत में भी सही नहीं होता है मुकदमे पे सुनवाई, ठीक है, तो वो उच्च न्यायालय में जाएगी, उच्च न्यायालय में भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद उस कोई रास्ता नहीं बचता है, जो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगी उसे वही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने जाना न्यायपालिका की जो पिरामिड रूपी संरचना है उसके बारे में। पहले हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखा, फिर उच्च न्यायालय के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में, और जिला अदालत के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है देखिए, क्या आप जानते हैं या फिर सॉरी क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका में विरोध पनप सकता है, ऐसा क्यों? यानी कि क्या आपको लगता है कि जो न्यायिक सक्रियता है इसकी वजह से न्यायपालिका के बीच में और कार्यपालिका दोनों के बीच में विरोध पनप सकता है, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि वर्तमान समय की जो न्यायिक सक्रियता है इसकी वजह से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में न केवल विरोध पनपा है, बल्कि इसको लेकर कार्यपालिका तथा विधायिका में भी जबरदस्त हलचल मची है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो बात की है कार्यपालिका और न्यायपालिका की, तो यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका को छोड़ के विधायिका में भी हलचल मची हुई है इस बात को लेके, ठीक है। अब देखिए इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे न्यायपालिका का विधायिका के प्रति कठोर नजरिया। क्या लिखेंगे हम पॉइंट, न्यायपालिका का विधायिका के प्रति कठोर नजरिया। देखिए जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका विधायिका के माध्यम से निर्मित
विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। यानी कि जो न्यायपालिका है उसे अधिकार है कि विधायिका के द्वारा जो कानून निर्माण किए गए हैं उनकी न्यायिक पुनरावलोकन ये कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो न्यायपालिका होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि विधायिका के द्वारा जो निर्मित विधि हैं संविधान सम्मत है या नहीं, यानी कि जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, क्या वो संविधान सम्मत हैं या नहीं है। ठीक है, विधि के संविधान के प्रतिकूल पाए जाने पर न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी कि संविधान के अनुकूल अगर वो जो विधेयक, जो कानून है, जो विधि है, जो नीति है वो अगर नहीं बनी है तो उसे असंवैधान घोषित कर सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। तो कई बार इसको लेकर जो विधायिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यायपालिका से नाराज हो जाती है। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट आएगा कार्यपालिका का न्यायपालिका के प्रति कठोर नजरिया। यानी कि पहले तो न्यायपालिका का जो न्यायपालिका थी उसका कार्यपालिका के प्रति कठोर नजरिया था। अब कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर देखिए कठोर नजरिया कैसे होगा। देखिए, अपने कर्तव्यों को निर्वहन में अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने वाली कार्यपालिका जो होती है वो न्यायपालिका के ऊपर और विधायिका के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। यानी कि देखिए क्या होता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में और अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने वाली जो कार्यपालिका होती है और जो न्यायपालिका होती है उस पर विधायिका के द्वारा वो नियंत्रित की जाती है। जब न्यायपालिका अपनी सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण कर लेती है तो विधायिका विधि या संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका के कार्य का परिसीमन कर सकती है। और यदि ऐसा लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने अपने कार्यों को सही से नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगा कर उसे पद से हटा भी सकती है। ठीक है, वैसे तो सरकार के तीनों अंगों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। वैसे तो संविधान में कहा गया है कि सरकार के तीनों अंगों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए जिससे कि टकराव की स्थिति पैदा ना हो। जैसे दिल्ली में सीएनजी बसों का चालान, वायु प्रदूषण, भ्रष्टाचार के मामले की जांच, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर तीनों अंगों मिलकर कार्य करें तो दिल्ली स्वच्छ बन सकती है। ठीक है, लेकिन वो तीनों अंग मिलकर एक साथ कार्य कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि जो न्यायिक सक्रियता है इसकी वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विरोध पनप रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं या फिर क्यों। ठीक है, तो न्यायपालिका का विधायिका के प्रति कठोर नजरिया और फिर कार्यपालिका का न्यायपालिका के प्रति कठोर नजरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और आज की हमारी ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।